नमस्कार सभी एएनएम बहनों को। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आशा होम्योपैथिक क्लिनिक, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। तो जो एएनएम बहनें अपनी यूपी SSSC की एएनएम वैकेंसी की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए छोटा सा हमारा प्रयास है जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर सहित व्याख्या करते हैं और उनका क्या आंसर है बताते हैं। तो छोटा सा प्रयास है और ख़ासकर उन संविदा वाली एएनएम बहनों के लिए जो दिन रात अपनी ड्यूटी में लगी रहती हैं और उनको समय नहीं मिल पा रहा तैयारी के लिए। तो इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपके कुछ क्वेश्चंस तैयार हो सकता है 50 क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें से 4-5 क्वेश्चन फंस जाएं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है, वह धमनी जो सिर तथा गले में रक्त की आपूर्ति करती है, ऐसी कौन सी धमनी है यानी कि आर्टरीज है जो आपके सिर यानी दिमाग और गले में सप्लाई करती है। इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें कोरोनरी धमनी, कैरोटिड धमनी, मेसेंट्रिक धमनी और अंतरपसली यानी कि पसलियों की धमनी। तो देखिए इसका आंसर है कैरोटिड धमनी। जो कैरोटिड धमनी होती है, ये 2 धमनियाँ होती हैं। अगर आप यहाँ हाथ लगाएंगे गर्दन में सिर्फ तो आपको हल्का सा पल्स महसूस होगी। ये कैरोटिड आर्टरीज होती है जो दिमाग को ब्लड सप्लाई ले जाती है। और देखिए कोरोनरी धमनी जो होती हैं ये दिल को सप्लाई करती हैं और मेसेंट्रिक की आंतों को सप्लाई करती हैं। अंतरपसली हमारी पसलियों को ब्लड की सप्लाई करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जब वो रिस कर ऊतकों में पहुंच जाता है, धमनियों से ऊतकों में पहुंच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है अंतरालीय द्रव, रक्त, लिम्फ, कोशिका द्रव। तो देखिए इसको लिम्फ कहते हैं। जब वाहिनी यानी कि धमनियों से निकलकर रक्त ऊतकों के बीच में आ जाता है, इसको हम लिम्फ कहते हैं। और इसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है, पूरी लिम्फेटिक्स होती हैं। और लिम्फेटिक्स जो पूरा लिम्फ तंत्र होता है पूरा, इसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें लिम्फ ग्लैंड्स भी होती हैं कहीं कहीं। और ये जो मेन लिम्फ को कंट्रोल करने वाले उसका कार्य जो देखता है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन होती है। तो ये हमने बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है। उदर गुहा यानी कि आपकी जो पूरा पाचन तंत्र है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है जो रक्त को छानता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में लिम्फ ग्लैंड्स दी हैं, पेटालिन, टॉन्सिल, प्लीहा, थाइमस ग्लैंड्स। देखिए थाइमस ग्लैंड्स, प्लीहा, पेटालिन, टॉन्सिल जो आपके गले में टॉन्सिल होते हैं, और लिम्फ ग्लैंड्स जगह जगह लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे बड़ा जो अंग होता है जो छानता है वो प्लीहा होता है यानी कि स्प्लीन होता है। जब बुखार वगैरह हो जाता है यानी मलेरिया बुखार में जब बहुत ज़्यादा आरबीसीज़ का ब्रेक डाउन होता है यानी कि आरबीसी जो होती हैं टूटती फूटती रहती है तो उनको छानता है, स्प्लीन छानता रहता है। तो इस कारण से जो मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया अक्सर फीवर्स में क्या होता है, ब्लड को छानते समय जो टूट फूट रहती है आरबीसीज़ की, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली इस कंडीशन को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के कार्डिनल संकेतों में से निम्नलिखित शामिल होते हैं सिवाय, मतलब ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से कौन कार्डिनल साइन नहीं है? ऑप्शन है तापमान, रक्तचाप का स्तर, और तीसरा है आपका रक्त शर्करा का स्तर और दिल की धड़कन। तो देखिए कार्डिनल साइन में आपका रक्त शर्करा का स्तर नहीं आता है, इसमें दिल की धड़कन आती है, रक्तचाप और यानी कि पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, ये कार्डिनल साइन में आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम हैं। तो इसमें ऑप्शन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, डाइपेप्टाइज, एमिनोपेप्टाइज। तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन। फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 3 क्वेश्चन लगातार हैं और टॉपिक एक ही है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है। आप सभी को पता है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलाइटस होती है यानी कि मधुमेह बीमारी हो जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोल देते हैं।
और एक आपने नाम कंफ्यूज करता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस ध्यान रखिएगा, एक ग्लैंड्स होती है अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कह देते हैं, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स, उससे हार्मोन रिलीज होता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। उससे उसकी कमी से होने वाली बीमारी को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कह देते हैं। अधिक क्या होता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, जो ADH हार्मोन है वो कम रिलीज़ होता है गुर्दों की बीमारी के कारण, और उसके कम रिलीज़ होने से क्या होगा कि जब पेशाब बनता है उसमें से लास्ट में पानी अधिक, जो पानी की मात्रा को वापस फिर से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि उसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। तो पानी गाढ़ा, पेशाब गाढ़ा हो जाता है। इसकी कमी पर क्या होगा कि पेशाब पतला होने रहेगा और बार बार आदमी को पेशाब जाना रहेगा, बीमार व्यक्ति को बार बार पेशाब यूरिन को जाना पड़ता है। तो इसको, चूँकि इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं, और डायबिटीज़ में भी ये कंडीशन होती है कि पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बार प्यास लगेगी, पेशाब बार बार जाएगा और भूख लग जाएगी। तो इस बीमारी को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है? सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। इसमें ऑप्शन में दिया है अग्नाशय की बी सेल, अग्नाशय की अल्फा सेल, यकृत, पित्ताशय। देखिए अग्नाशय जो है मिक्स ग्लैंड्स होता है। अग्नाशय यानी कि आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, कुछ पाचक रस भी बनते हैं और हार्मोन्स भी बनते हैं। इसमें अल्फा और बीटा दो तरह की कोशिकाएं, लैंगरहैंस कोशिकाएं होती हैं, दो तरह की होती हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा कोशिकाओं से बनता है ग्लूकेगॉन और बीटा से बनता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है बीटा कोशिकाओं से बनता है, तो इसका आंसर है अग्नाशय की बी सेल्स। और अगला एक क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रावण किया जाता है, अभी आपको बताया, बीटा सेल्स से। श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है, क्या है? अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी, रक्त के pH का बढ़ना, ऑक्सीजन की अधिकता। तो देखिए इसका आंसर है अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो बहुत गहरे गहरे सांस लेता है इंसान, और जितनी मात्रा कम होगी तो सांस की गहराई कम हो जाएगी। और रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए? ऑप्शन में है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन। तो आपको पता है रिकेट्स में कैल्शियम लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में ज़्यादातर टिटनेस कब प्रकट होता है? नवजात शिशु में क्या होता है, जब उसका जो नाभि को काटते हैं तो उसमें लोग इन्फेक्शन हो जाता है, तो टिटनेस हो जाता है इसकी वजह से। तो इसमें आपका 7वें दिन प्रकट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, गलसुआ मम्स वायरल डिजीज है जो सूजन पैदा करता है। कहाँ सूजन होते हैं? आप सभी को पता है पैरोटिड ग्लैंड्स की सूजन होती है मम्स में। और डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बहुत इजी है, अभी डेंगू का बहुत मौसम चला था, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू में, ठीक है। MRI निम्नलिखित में से क्या है? MRI मैं बता देता हूँ, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। MRI में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, यानी कि जितने ये सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे क्या है, ये फिल्म है, यानी कि इमेज है, इमेजिंग है। तो अंदर के जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं इसमें मैग्नेटिक किरणों का इस्तेमाल होता है, और ये रेजोनेंट किरणें होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ, इसको MRI की पूरा जो नाम है फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। और एक क्वेश्चन है जो कल भी चर्चा में आया था, वर्ल्ड फ्लू के वायरस को रूप में जाना जाता है, कुछ ऑप्शन है, आप इसको याद रख लीजिएगा। H5N1 ये वायरस है, इसको एवियन फ्लू भी कहते हैं, H5N1। और अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाते हैं। हम सांस लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में विखंडित हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जलते हैं। ऑक्सीजन जो हमारे ग्लूकोज है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कोशिका में जाकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज जलते हैं, और इसके ऑक्सीडेशन के कारण आपको पता है जब कुछ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और सही आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
और एक अगला क्वेश्चन है, किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत हो जाएगी। कंट्राइंडिकेटेड है कॉपर टी का यूज़ किसमें, गर्भावस्था में, श्रोणि में संक्रमण, हृदय रोग, अन्य विकल्पों के में सभी। तो इसका ऑप्शन है अन्य विकल्पों में सभी। तो कार्डियक डिजीज़ होगी, पीआईडी हो गया और हृदय रोग हो गया, ये गर्भावस्था है तो इसमें तो कंट्राइंडिकेटेड है, इसमें कॉपर टी नहीं लगाना है। मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डी कितनी हड्डियों से बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो हमारी पूरी कमर की हड्डी है, कितनी इसमें हड्डियां हैं, ऑप्शन दे रखा है इसमें 33, 42, 44 और 54। तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 तरह की होती हैं जो स्पाइनल वर्टिब्रीज होती हैं। देखिए सबसे पहले गर्दन वाली, यानी कि सर्वाइकल, ये जो सर्वाइकल वाली वर्टिब्री होती है ये 7 होती हैं। फिर कमर वाली थोरेसिक ये 12 होती हैं। फिर इससे नीचे आ जाइए लंबर वाली जो होती हैं ये 5 होती हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो कुछ सैक्रल होती हैं, सैक्रल आपकी 5 होती हैं और सैक्रल में 5 हो गई। और जो कैडुअल होती है, कैडुअल रीजन में 4 होती हैं। तो टोटल कितनी होगी 33, आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है जी, मानव के रक्त की सामान्य पीएच क्या होती है। सभी को पता है 7.4, याद रख लीजिएगा इसको। और अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो इसका कारण निम्नलिखित में से एक में दोष डिफेक्ट होता है। किसमें डिफेक्ट होता है, आरबीसी, रुधिर प्लाज्मा, थ्रम्बोसाइट या लसिका कोशिका। आपको पता है कि थ्रम्बोसाइट्स का जो काम है ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंस होती है इनकी। इसका सही आंसर है थ्रम्बोसाइट। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हिंदी में दिया हुआ है बिम्बाणु। तो बिम्बाणु आप याद रख लीजिएगा, हमने तो भाई सारी मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। और दर्दयुक्त मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्दयुक्त मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है। ऑप्शन में डिस्मेनोरिया, दूसरा ऑप्शन है मिनोरेजिया, एक है एमिनोरिया, एक है मेट्रोरेजिया। देखिए दर्दयुक्त यानी कि पेन हो रहा है, जिस पीरियड में पेन होता है उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। अगला एक ऑप्शन है मिनोरेजिया। तो मिनोरेजिया क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये कंडीशन, ज़्यादा ब्लीडिंग को मिनोरेजिया बोलते हैं। एक है एमिनोरिया, ए एब्सेंट लग गया, ए फॉर एब्सेंट, एमिनोरिया यानी कि मेंसेज एब्सेंट हो जाना। और एक है मेट्रोरेजिया, दो पीरियड्स के बीच में अगर ब्लीडिंग होती है उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। और 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी प्रेक्लैम्सिया का अभिलक्षण है। क्या क्या है, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, एडिमा और उल्टी। देखिए प्रेक्लैम्सिया आपने एक कंडीशन होती है, आप सभी जानते हैं, गर्भावस्था के दौरान। और प्रेक्लैम्सिया में देखिए हाइपरटेंशन हो जाता है, यूरिन में पेशाब आ जाता है जिसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं। एडिमा यानी कि सूजन भी आ जाती है। जब प्रोटीन लॉस होगा बॉडी में तो प्रोटीन लॉस होने के कारण एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। एक ऑप्शन है उल्टी। तो देखिए इसमें उल्टी नहीं होता, बाकी सभी चीज़ें होती हैं। और भ्रूण हृदय दर यानी कि FSH, फीटल हार्ट रेट को फीटोस्कोप के साथ ऑस्कुलेटेड करते हैं। कौन से गर्भधारण में करते हैं, 5 सप्ताह का गर्भधारण, 10 का, 20 का, 25 का। तो आपको पता है 20 सप्ताह का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान त्रिय का घटक नहीं है। जो एपिडेमियोलॉजी होती है उसमें पर्यावरण, होस्ट, निगरानी, कारक। तो महामारी विज्ञान में देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कारक यानी कि बीमारी को क्या कारक है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है। फिर है पर्यावरण कि बीमारी किस सीजन में आ रही है, किस मौसम के अनुकूल है। एक है होस्ट के कौन सा जीव उस बीमारी से इफेक्ट हो रहा है। तो निगरानी इसमें इसका शामिल नहीं है, घटक नहीं है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है, यानी कि GOBI गोबी। तो इसमें ऑप्शन में WHO, FAO, यूनिसेफ और UNDP। तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों पर काम करने वाली एक संस्था है। जी मैं बता रहा हूँ, जो गोबी का जो अभियान है यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया सन 1982 में। यह प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कुपोषण से मुक्त हेतु चलाया गया था। यह अभियान 4 बिंदुओं पर केंद्रित था। G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, मौखिक पुनर्जीलीकरण, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, I फॉर इम्यूनाइजेशन। तो ये गोबी जो अभियान है सन 1982 में यूनिसेफ के द्वारा संचालित किया गया था।
अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी पर टीके का भंडारण किस में किया जाता है? ऑप्शन है डीप फ्रीजर, आइसोलेट रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वॉक इन कोल्ड कक्ष। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है आइसोलेट रेफ्रिजरेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती हैं, जो पथरियाँ जो बनती है रीनल स्टोन, किडनी स्टोन कैसे बनती हैं? वसाव के ब्लॉकेज से, वृक्क में बालू के कणों से, वृक्क में प्रोटीन्स के लोकलाइजेशन से, या वृक्क के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवड़ों के क्रिस्टल से। तो इसका आंसर है जो मिनरल्स के क्रिस्टल होते हैं उसके क्रिस्टल से ये बनती है। और अगला क्वेश्चन है, किडनी की समस्याओं के रोगियों को अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग होता है? विसरण, अवशोषण, प्रासरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें ऑप्शन आंसर है प्रासरण। नेफ्रोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी आप समझे ना, नेफ्रॉन्स यानी कि गुर्दे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जिगर, फेफड़ा, गुर्दा और अग्रणी यानी कि ड्यूडेनम। तो आप सभी को पता है कि ये गुर्दों से जुड़ा हुआ है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग, खून का यानी कि ब्लड को कौन फिल्टर करता है? गुर्दे करते हैं, आप सभी को पता है। और अगला क्वेश्चन है, हमारे कान में की उपस्थिति के कारण एक प्रकार का जो संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। आपका जो पिन्ना होता है एक्सटर्नल ईयर, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये किसकी वजह से सॉफ्ट होता है? इसको किसी को पकड़ो और ऐड दो, आपने मास्टर ने ज़रूर ऐठे होंगे। तो ऑप्शन है इसमें स्नायु, सिराओं, उपास्थि और हड्डियों। तो इसका ऑप्शन है उपास्थियों के कारण। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इसमें दो हड्डियाँ, दो अस्थि यानी कि दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ स्नायु, उपास्थि, अदास्थि, पेशी। तो देखिए ये जो हड्डी को हड्डी से यानी कि बोन से बोन जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं इनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए टेंडन्स होते हैं। तो हड्डी पर जो मांसपेशी चिपकी होती हैं वो टेंडन्स से चिपकी रहती हैं, आप ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, कौन मुलायम करती है? टेंडन्स, बंधन, कार्टिलेज, एरियोलर। तो इसमें आंसर है कार्टिलेज। और अगला क्वेश्चन है, कुछ खालिस्तान से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से, हाइड्रोजन के जलने से। तो सभी को पता है ग्लूकोज हम खाते हैं, उसके जलने से हमें ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी मिलती है। 88 है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12th लेवल का क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो ऑप्शन में है नाभिक, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, अग्नाशय। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? देखिए पायरुविक अम्ल कहाँ प्रोड्यूस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमेशा याद ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोगों ने पढ़ा होगा कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है इसमें? फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, यूमेलानिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है, पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन, ये श्वसन से जुड़ा हुआ है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होती है, ऊतकों तक जाती है, उसे कैप्चर कर ली जाती है और लौटते समय कार्बन डाइऑक्साइड को बाउंड करके फेफड़ों पर लाके छोड़ देती हैं हीमोग्लोबिन। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया भाई, ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, आप सभी को पता है। और अगला क्वेश्चन है, स्फिग्नोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर, आप समझिएगा, स्फिग्नोमेनोमीटर ये हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत का कार्य, रक्तचाप, आप सभी को पता है कि बीपी एपरेटस यानी कि स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को नापता है। नाम बड़ा टिपिकल है, लोग भूल जाते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर, ध्यान रखिएगा, इससे बीपी चेक होता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खून का वह घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? खून का कौन सा घटक है जो स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग में सहायता करता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, सीरम।
आप सभी को पता है प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लॉटिंग करती हैं। प्लेटलेट्स की एब्सेंस में क्या होता है कि ब्लड बहता रहता है। खासकर डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, संख्या कम हो जाती है, तो मुंह से, आंखों से और आंतों में ब्लीडिंग होती रहेगी और आदमी शॉक में जाकर वो मर जाता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है बी या ए बी या ए और ओ और ए बी और बी। देखिए जो सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम वाले को तो देगा ही देगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि बी वाला बी वाले को देगा ही देगा ब्लड, उसके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आ जाता है ए बी, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबका ब्लड ले सकता है, लेकिन उसका ब्लड सिर्फ ए बी को ही चढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन है डी, ए बी और बी। यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाला है वो केवल या बी को देगा या फिर अपना ब्लड ए बी को दे सकता है। और अगला क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किससे संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन आप ध्यान करिए। ऑप्शन में है उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। तो प्रोथ्रोम्बिन तो रक्त जमाव यानी कि क्लॉटिंग से संबंधित है इसका, ठीक। और कुछ क्वेश्चन और हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, जो हम मानव कलाई जो होती है, हम जो नाड़ी स्पंदन करते हैं यहाँ पर पल्स जो चेक करते हैं किस रेट पर है, वो हृदय से अलग है, हृदय से कम है, हृदय से ज़्यादा है, या उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, या हृदय से स्वतंत्र होकर। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे लेफ़्ट में हमारा जो हार्ट होता है उसी रेट पर हम यहाँ पर पल्स पता चलती है। और पल्स जो होती है जो नाड़ी कलाई वाली हम चेक करते हैं उतना ही हार्ट का रेट होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है, रक्त को शुद्ध करता है? ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है। तो भाई आपको पता है कि यकृत का ये काम है। और एक अगला क्वेश्चन है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत शानदार है ये। बिना एंजाइम वाला पाचक रस, आप कह रहे हैं यार बिना एंजाइम का वो पाचक रस का काम करता है, क्या है वो चीज़? तो इसमें ऑप्शन है आंत्र रस, आमाशय रस और लार और पित्त। देखिए आंत्र रस, आमाशय रस और लार, इन सब में एंजाइम्स होते हैं। यहाँ और ये बिना एंजाइम वाला पाचक रस ये है पित्त। यानी कि पित्त जो होता है, वसा जो होता है, वसा के डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिनका पित्त का ऑपरेशन होता है, पित्त की थैली का,